हेलो दोस्तों, जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, वन बाय वन इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, उसी की सीरीज में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू आपको रिफ्लेक्ट कराऊंगा, मैं समझाऊंगा और दिखाऊंगा एकदम एग्जाम्पल के साथ कि पीवाईक्यू को क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। तो पहले हम जियोसिंक्लाइन क्या होता है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो प्लेट हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड इधर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडो यूरोपियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, उसके साथ ही आप इसको समझ सकते हैं, हिमालय फॉर्मेशन के साथ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी नदर्न डायरेक्शन में, बीच में तेथिस सी था। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर इंडो यूरोपियन प्लेट थी नदर्न साइड पे, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराती है तो इसमें क्या होगा, यह जो सिंक है इसी को जियो सिंक्लाइन, जो डिप्रेशन है उसी को जियो सिंक्लाइन कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंक होगा, जो डिप्रेशन होगा, उसको जियो सिंक्लाइन कहा गया है। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये प्लेट्स इधर की तरफ मूव कर रही होंगी और ये एक तरह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो है या स्टेबल टाइप की है, तो ये धीरे धीरे स्क्यूज होने लगेगा, ये दोनों जो सी है। और कुछ जो रॉक्स हैं उनसे ये डिपोजिशन होगा इन पूरे सी का, तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट होने लगेगा। थर्ड स्टेज पे क्या आएगा कि अचानक से जब ये बहुत ज़्यादा स्क्यूज हो जाएगा, पानी यहाँ का सूख जाएगा, तो ये जो मटेरियल था वो कॉम्प्रेशन होने के कारण एक माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, एक माउंटेन फॉर्म होगा। मीन्स पहले एक डिप्रेशन हुआ, दोनों तरफ से प्लेट्स मूव हो रही थी, एक तरफ से मूव हो रही थी, एक तरफ स्टेबल था, या दोनों तरफ से मूव हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ का जो वाटर था वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा या इधर उधर चला जाएगा, और इस एरिया में सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगेगा। जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा सेकेंड फेज में, थर्ड में एक कॉम्प्रेशन की वजह से ये माउंटेन की तरह इवॉल्व हो जाएगा और ये माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसको जियो सिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है, जियो सिंक्लाइन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसको देने का श्रेय है हॉल एंड डाना को जाता है। जियो सिंक्लाइन कॉन्सेप्ट के प्रोपाउंडर रहे हॉल एंड डाना। दो तीन लोग और हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ऑर्थर होम्स के बारे में बात किया गया है। तो ऑर्थर होम्स की थ्योरी है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जो आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। नेक्स्ट पर्सन है जेम्स हर्टन। ये लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस में रहे हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्मिटेरिज्म पे। तो जेम्स हटन ने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। एंड फोर्थ पर्सन है जे डब्ल्यू पॉवेल। जे डब्ल्यू पॉवेल का एक कॉन्सेप्ट है बेस लेवल इरोजन थ्योरी। बेस लेवल इरोजन थ्योरी किसने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, जे डब्ल्यू पॉवेल ने। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको मैं चलो थोड़ा सा और समझाने की बात करता हूँ, समझाता हूँ कि पी वाई क्यू से क्वेश्चन कैसे लिंक्ड होता है। अब हमें थोड़ा सा समझाना है। यहाँ पर पूछा गया कंसेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन, ठीक है, लास्ट 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया। थ्योरी ऑफ जियो सिंक्लाइन, सेम ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग में आया हॉल एंड डाना। यहीं से आप देखेंगे हटन, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। जेफरी और हैरी हेस, दो ऑप्शन अलग हैं बट सेम दो ऑप्शन को
एग्जामिनर ने 2017 का जो PYQ से उन्होंने क्वेश्चन बनाया, उसमें हाल एंड डाना का जियो सिंक्लाइन को एज इट इज पूछ लिया और हटन को एक ऑप्शन भी रखा। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ। व्हेन एवर यू सॉल्व द PYQ, प्लीज डू अदर ऑप्शंस आल्सो, बिकॉज ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, जो शुरू के 10 क्वेश्चन है उसमें से करीब 8 क्वेश्चन PYQ हैं, डायरेक्ट भी मिलेंगे और एक दो क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्ट मिलेंगे जो आप PYQ से सॉल्व कर सकते हैं। आपको GRF निकालने के लिए 70% मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पर आपको 80% PYQ से मिल रहा है। तो 70 to 80% आपको PYQ के टॉपिक से, PYQ के ऑप्शन से मिल जाएगा और आपकी खुद की नॉलेज होगी, तो आप इजीली 70% मार्क कर सकते हैं इस एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मोलॉजी was coined and divided into ornography and geography by whom? ये किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जब आप देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा 3 लोगों को और डिस्कस करते हैं जो इसके ऑप्शंस रहे, और ये तीनों चारों पर्सन जो ऑप्शंस में हैं, इनका ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट PYQs में, बट हमारा तो काम है कि हम डिटेल में डिस्कशन करते रहें ताकि आपकी चीज़ें आपको याद होती रहें। कॉल रिटर, कॉल रिटर ने जो एक बुक लिखी है उसका नाम है अर्धकुंडे। अर्धकुंडे नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है और इनका टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी यूज किया गया है। मीन्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस पे, पृथ्वी पे जो भी है वो किसी न किसी पर्पस के लिए है, चाहे ह्यूमन हो चाहे नेचर हो। पृथ्वी ने किसी चीज को, नेचर ने किसी चीज को बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ इस अर्थ सरफेस पे पर्पस है। ये टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव था किसका? रिटर का। रिटर को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफर भी कहा जाता है एंड ही हैज अडॉप्टेड डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में किसी भी चीज को जनरलाइज वे में लाकर फिर उस पे उसको पर्टिकुलर लेवल पे ले जाया जाता है। मीन्स जनरलाइज करके उसको पर्टिकुलर लेवल पे ले जाया जा सकता है। ये आर्म्ड चेयर जोग्राफर भी रहे हैं, आर्म्ड चेयर जोग्राफर, बट इनका जो अप्रोच रहा है वो डिडक्टिव एंड रीजनल ज्योग्राफी पे बेस्ड था। जब हम नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है ऑस्कर पेसल। ऑस्कर पेसल को एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दास ऑसलैंड, ये कई बार पूछी भी जाएंगी यूजीसी नेट JRF क्वेश्चन में। एंड इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म भी कहा जाता है। द आइडिया ऑफ डुअलिज्म वैसे तो देने का जो श्रेय है वो बर्नार्ड बेरेनियस को जाता है, इंट्रोडक्शन किया था उन्होंने ज्योग्राफी में, बट उसको एज ए सेम अप्लाइड करने का जो काम है वो ऑस्कर पेशल को जाता है, क्योंकि इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बारे में इसको डिवीजन किया था। तो बर्नार्ड वेरेनियस की एक बुक है ज्योग्राफी का जर्नलिसिस, ये भी कई बार यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक फिलोसफर टाइप के पर्सन रहे, इमैनुअल कांट एंड बर्नार्ड बेरेनियस, 2 पर्सन कंटेम्प्रेरी रहे हैं। एंड जो हमारा आंसर है वो है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में देखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक ऑप्शन रहे, उससे पहले ऑलमोस्ट एवरी ईयर के पेपर में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक ऑप्शन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बारे में डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो जब हम डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आप दे सकते हैं। कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, इनकी एक बुक है कॉस्मोस, परमाफ्रॉस्ट के बारे में इन्होंने बताया। पेरुवियन करंट जो कि सदर्न अमेरिकन में फ्लो करती थी, वो हम्बोल्ट के एक्सपीडिशन के बाद हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानी लगी है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रिसिपिटेशन। आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड किससे है? प्रिसिपिटेशन से। वो किसने पॉस्टुलेट किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है को हमारे पेपर में। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्जरन। बर्जरन ने इसको 1933 में 1933 में पॉस्टुलेट किया आइस क्रिस्टल थ्योरी। और इसमें बताया गया कि जो रेन ड्रॉप का ग्रोथ होता है वो कैसे होता है क्लाउड में। और आइस क्रिस्टल थ्योरी में कि वाटर वेपर डिपॉजिट होता है ऑन ए क्रिस्टल प्लेन। एक क्रिस्टल प्लेन होगा जहाँ पर वाटर वेपर डिपॉजिट होते रहेगा और धीरे धीरे सुपर कूल्ड होके क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड सरफेस पे ये आ जाते हैं। ये पॉस्टुलेट किया बर्जरन ने। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें जो अदर दो तीन लोग हैं उनके बारे में बात करनी है। डार्विन का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। डार्विन ऐसे पर्सन रहे, ऐसे एक स्कॉलर रहे जिन्होंने मतलब आने वाली जनरेशन को अपने थॉट, अपने आइडिया से प्रभावित किया। उनका एक आइडिया ऑफ एवोल्यूशन एंड चेंज थ्रू टाइम, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो तीन क्वेश्चन हमने स्टडी की जिसमें से हम देखते हैं कि दो का पीवाईक्यू से कैसे लिंकेज है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का डायरेक्टली कहीं पर भी अभी पीवाईक्यू से 2016 से जब हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कहीं लिंकेजेस नहीं मिला। बट आने वाली जो और भी सीरीज और भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, ये क्वेश्चन उनमें मिलेगा आपको, ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ। कोरल रीफ से लेके प्रवाल रीफ से लेके किसने propound किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डार्विन है। डार्विन अपने आप में करीब 3 से 4 बार लास्ट 2 साल के पेपर में ही हमें देखने को मिले हैं। चार्ल्स डार्विन ने सब्सिडेंस जो हाइपोथेसिस दिया रिलेटेड टू कोरल रीफ, उसको propound किया फर्स्ट टाइम कब? 1837 में। फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों बाद, मीन्स 1842 में उसकी मॉडिफाई किया। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल एक सक्सेसिव स्टेज में बनते हैं और ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल है। उनका आइडिया ऑफ एवोल्यूशन हमने देखा है ना, थ्रू चेंज टाइम। तो उन्होंने बोला फ्रिंजिंग रीफ बनता है, फिर उसके बाद बैरियर रीफ बनता है, फिर एटॉल बनता है। तो ये कैसे है? एक एवोल्यूशन हो रहा है थ्रू चेंज ऑफ टाइम। ये किसने बात की थी? ये बात की है डार्विन जी ने। ठीक है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में देखने को मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैज गिवन सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ? बस वर्ड्स को चेंज करके नेक्स्ट ईयर पूछ लिया गया और ये 2017 जो जस्ट 6 महीने पेपर पहले हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर है डार्विन यहाँ पर भी। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। डार्विन ऑप्शन है, डाना ऑप्शन है, डेविस ऑप्शन है, डेली ऑप्शन है। डाना को भी एक ऑप्शन बनाया गया है, डेली को भी एक ऑप्शन बनाया गया है और डेविस को भी एक ऑप्शन बनाया गया है। तो आप देखेंगे केवल एंड केवल डाना की जगह डटन को लाए, यहाँ डटन था, यहाँ डाना को इंक्लूड किया गया है। तो डेली की एक और थ्योरी है जो बहुत बार पूछी गई है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है। और डेविस का तो हमने बताया ही, साइकिल ऑफ इरोजन पूछा जाता है हर बार। ट्रायो ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन क्या है? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, एसपीटी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड, हमारे अर्थ में जो डिसकंटिन्यूटी है उससे रिलेटेड। चलिए, और कौन सी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है, किसके बीच पाई जाती है? 2017 का ही एक पेपर है जिसमें मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। और जब मैंने मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी पढ़ाया तो उसके साथ कोनार्ड
रैपटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, बताया था CMRGL। तो एम पूछ लिया, जी यहाँ पर पूछ लिया गया है गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग का हमने बताया भी था, मतलब पढ़ा भी था कि ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है, मीन्स मेंटल और कोर के बीच में देखने को मिलता है। तो इसका जो आप एग्जाम्पल देंगे, क्रस्ट एंड मेटल नॉट, अपर कोर एंड लोअर कोर नो, यहाँ पर लेह में देखने को मिलेगा मेंटल एंड कोर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, यहाँ पर आपको रैपिडली देखने को मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटल एंड कोर। यहाँ पर भी आप PYQ से देख सकते हैं कि कैसे लिंक है PYQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ पेनिप्लेन वाज प्रोपोगेटेड बाय, ये भी सेम PYQ से लिया गया क्वेश्चन है। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन, क्रिक में while disagreeing with Davis supplemented पेनिप्लेन with the term, जो क्रिक में थे वो डेविस के जो पेनिप्लेन टर्म था उससे डिसएग्री थे, तो उन्होंने कौन से टर्म की बात की, पेनिप्लेन, ये पेनिप्लेन। और सेम चीज उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिप्लेन वाज प्रोपोगेटेड बाय क्रिक में। तो आप देख रहे हैं कैसे PYQ को यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट वेगनर की बात करते हैं तो इनका एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में दिया गया। एंड वॉन रिक्टोफन की बात करते हैं तो कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाला पहला पर्सन जो था, डिटेल में डिस्कशन करने वाला, वो वॉन रिक्टोफन था। और सिल्क रोड की जो बात हम करते हैं आज के टाइम पे जियो पॉलिटिक्स में, उस कंसेप्ट को भी देने का जो श्रेय है वॉन रिक्टोफन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्स एज, सेम क्वेश्चन आप देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा इज नोन एज, सेम क्वेश्चन पूछा गया 2017, जो जस्ट इस पेपर जो 2017 का एक सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर वहां पर भी क्या था, स्ट्राइक, और यहाँ पर भी क्या है इसका करेक्ट आंसर, स्ट्राइक। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब एनालिसिस करेंगे तो इसीलिए मैं आप देखेंगे कि एक एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कशन करा रहा हूँ, ना कि ऊपर ऊपर से कि इसका आंसर ये, इसका इसका आंसर ये है, तो ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट एज ए टीचर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डिटेल में डिस्कशन दिखाना, उसकी PYQ लिंकेजेस दिखाना, उसकी वर्डिंग को पकड़ना, ताकि वो चीजें आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर प्रोपोनेंट द टर्बिटी करंट थ्योरी, टर्बिटी करंट थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है, डेली। डेली ने एक और क्या दिया है, ग्लासियल कंट्रोल थ्योरी, जो हमने ऑलरेडी भी बताया है, ग्लासियल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैटरनॉस्टर लेक आर, पैटरनॉस्टर लेक, हमने दो ग्लेशियल लैंडफॉर्म के बारे में ऑलरेडी लास्ट ईयर के जो पेपर हैं 2016 के सारे पेपर UGC नेट JRF के, और 17 का एक फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसमें दो के बारे में ऑलरेडी बात की है, एरिटेन हॉर्न। और जब इनका हम डिस्कशन कर रहे थे मैंने ऑलरेडी आपको पैटरनॉस्टर लेक के बारे में बताया है कि ये जो वैली बनती है, मतलब माउंटेनस एरिया में कहीं कहीं पे ऐसे थोड़े डिप्रेशन बनते हैं और ग्लेशियर का वाटर यहाँ पर इकट्ठा होता है जिससे एक लेक का फॉर्मेशन होता है, जिसे पैटरनॉस्टर लेक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम अपने आंसर को थोड़ा सा मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या आंसर तक पहुंच पाएंगे। लेक फॉर्म ऑन ग्लेशियर स्टीयरवे, पहला ऑप्शन। लेक हैविंग वोल्केनिक ओरिजिन, नो, वोल्केनिक ओरिजिन की बात ही नहीं हो रही है। लेक फॉर्म बाय शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉज्ड बाय सी इरोजन, यहाँ पर सी की बात ही नहीं हो रही, ग्लेशियर इरोजन का फीचर है, लैंडफॉर्म है। प्रेसिडेंट शेप लेक फॉर्म ड्यू टू कट ऑफ ऑफ रिवर मेंडर, ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, ना कि प्रेस्टन नॉर्थ लेक। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि लेक फॉर्म ऑन ग्लेशियर स्टीयरवे पे लेक फॉर्म होता है जिसे पैटरनॉस्टर लेक भी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म पे। सेम क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है, जो पहला पेपर है। क्वेश्चन है कि द प्रीमाइस दैट प्रेजेंट डे प्रोसेस हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम इन ए प्रिंसिपल ऑफ क्या है। यूनिफॉर्मिटिज्म ये 2017 में पूछा गया, और सेम अब पूछा जा रहा है द प्रेजेंट इज ए की टू द पास्ट। दिस फ्रेज इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। present day process have operating throughout geological time. The present day is a key to the past. ये सेम कंसेप्ट को जब एनालाइज किया गया तो ऐसे इलोबरेट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे सेम, यहाँ पर आप देखेंगे हटन का डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म ये पे दिया गया है। तो जब मैंने मेरा क्या कहना है कि सेम क्वेश्चन एज इट इज तो बहुत कम देखने को मिलता है, बट ऑप्शंस की जब आप एनालिसिस करेंगे तो उन ऑप्शंस की जब डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर पहला नंबर जब क्वेश्चन बनाता है वो पी वाई क्यू उठाता है, पी वाई क्यू जब उठाएगा तो क्वेश्चन जब वो पढ़ेगा और चार ऑप्शन पढ़ेगा तो ये तीन ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो जब क्वेश्चन बना रहा है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसके माइंड में वो तीन ऑप्शन हरदम हिट करेंगे, तो उन पे क्वेश्चन बनाने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए मैं पीवाईक्यू का डिटेल डिस्कशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये आपको पता है। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी के बारे में पूछा जाता है, तो आइसोस्टेसी को जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने क्वाइंट किया था, तो डटन ने क्वाइंट किया 1899 में। प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक को मैकेंजी एंड पार्कर ने 1967 में थ्योरी को प्रोपाउंड किया। एक क्वेश्चन और पूछा गया, जो प्लेट टर्म है ये किसने टर्म को कॉइन किया था, टूजो विल्सन ने इसको कॉइन किया है। तो आप देखेंगे लास्ट जो टॉप के 10 क्वेश्चंस का मैंने पीवाईक्यू से लिंक दिखाने की कोशिश की है। तो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 8 क्वेश्चन 10 में से आपको पीवाईक्यू से लिंकेजेस दिख रहा है, जिसमें से 6 5 to 6 तो डायरेक्ट है और 2 से 3 इनडायरेक्ट है। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर पार्सल। एयर पार्सल की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको जो करेक्ट आंसर है रेडियो सोनेट्स, ये आपको पता होना चाहिए, रेडियो सोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन पे बेस, अंटार्कटिका इज constantly snow covered but receive less than 8 centimeter एनुअल प्रिसिपिटेशन। पहला स्टेटमेंट असर्शन बोलता है, रीजन है कांस्टेंट स्पीडी विंड ब्लो इन अंटार्कटिका। इसके जो पहला ऑप्शन है आप देखेंगे इसमें स्नो कवर्ड की बात की जा रही है, एनुअल प्रिसिपिटेशन की बात की जा रही है, बट रीजन बताया जा रहा है कि स्पीडी विंड। तो स्पीडी विंड से कहीं पर भी स्नो कवर्ड और प्रिसिपिटेशन का कोई लिंक नहीं देखा जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि असर्शन तो की करेक्ट है, स्नो कवर्ड देखने को मिलता है, बारिश कम होती है क्योंकि यहाँ पर इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीडी विंड क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई भी फ्रिक्शन लेयर नहीं मिलेगी, फ्रिक्शन विंड को हैम्पर करने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के फॉल्ट होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा गया है, और हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के बारे में बात किया है, बट ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और डिटेल में पूछा गया है और उसकी एग्जाम्पल से लिंक करके पूछा गया है। तो which one of the following type of plate boundary have motion exemplified by San Andreas Fault of California? तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो ये हमारा एग्जांपल है, हमें पता है सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक एग्जांपल है। तो दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास अब ये पूछना है कि सिनिस्ट्रल है या डेक्स्ट्रल है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन। तो ये रीजन में आप जब देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट को कि ये हॉरिजॉन्टली वन अनदर के साथ देखने को मिलते हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती है जहां पर ना तो क्रिएशन होता है किसी बाउंड्री का, ना तो डिस्ट्रक्शन होता है। नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को इसलिए हम देखते हैं कि वो साइडवेज में एक मूव कर जाएगी एक तरफ, एक मूव कर जाएगी एक तरफ, बट नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सिल्वर ऑफ वेस्टर्न कैलिफोर्निया भी कहा जाता है सैन अंद्रेयास फॉल्ट को, ये आपको पता होना चाहिए। डेक्स्ट्रल मोशन को राइट लेटरल मूवमेंट भी कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिए, राइट लेटरल मूवमेंट भी कहा जाता है।